हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं रिडम्पशन के क्वेश्चन। टोटल 17 इलस्ट्रेशन है। टारगेट दिया है बेटा कि पहले दिन 5 इलस्ट्रेशन होंगे, फिर 4 4 4। ठीक है जी, 4 दिन में खत्म। ठीक है जी, आज 5 इलस्ट्रेशन करके जाने हैं हमने बेटा। ठीक है जी, मैं होमवर्क कुछ नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ पांचों यहीं खत्म हो जाए। ठीक है जी, अब देखते हैं बेटा, एक दो मैं करूंगा बेटा, एक दो आपसे भी करवाऊंगा। बाबू सबसे पहले बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, पेज नंबर 9.5 पर। जल्दी से निकाल लो। निकालिए, चलो जी पढ़ते हैं बेटा। सरस्वती लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी, और ये तो होना जरूरी है वरना क्वेश्चन की हवाई निकल जाएगी बेटा। बाबू एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसने इशू करे 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच at a premium of 5% on 1st of April 15, redeemed on 31st of March 2020. The issue was fully subscribed. It was decided to invest 15% of the face value of the debenture to be redeemed towards DRI on 30th April 2019. Investment were encashed and debentures are redeemed on the due date. Record necessary entries for the issue and the redemption of debenture. लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा थका हुआ क्वेश्चन है। लो जी बेटा, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा मानना ये है कि नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि आपको अंदाजा रहे बेटा कौन सी एंट्री कब होने वाली है। सबसे पहले बेटा इशू है 1st ऑफ अप्रैल 15 को। ठीक है ना, इशू की दो एंट्री कर दोगे। इशू एट प्रीमियम है बेटा। ठीक है ना, रिडेम्पशन की कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं है ना? नहीं है, और इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती बेटा। ऐसा ही है, 10,000 वाले डिवेंचर 100 रुपए का एक है। बाबू दो एंट्री हो जाएगी। अगर बेटा प्रीमियम और रिडेम्पशन होता तो 31st ऑफ मार्च 16 को राइट ऑफ भी करता, तो मैं यहां पर लिख देता 31st ऑफ मार्च 16। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जरूरत ही नहीं उसकी। ठीक है, डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 19 को हम डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। यहां डीआरआर क्रिएट कर लेंगे बेटा पिछले साल की 31 मार्च को। और बेटा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल में आपको डीआरआई क्रिएट करनी होती है, और इसने खुद बता दिया कि आपको डीआरआई 30 अप्रैल को क्रिएट करनी है। ठीक है जी, करें बेटा एंट्री। बस अब ये सामने देखते रहो, एक आध इलस्ट्रेशन मैं कर देता हूं फिर आपसे कराऊंगा। बेटा 1st ऑफ अप्रैल 15 को आपने एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 6% टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बाबू, ये प्रीमियम पर इशू हुए। कितने परसेंट प्रीमियम है? 5% प्रीमियम है, यानी कि 10 लाख 50 हजार 10,50,000 रुपए मेरे पास आ गए। 1st ऑफ अप्रैल को ही बेटा नेक्स्ट एंट्री होगी, आप इनको डिबेंचर्स दे दोगे 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट और टू एसपीआर अकाउंट। 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, 50,000 रुपए का एसपीआर है। ये 10,50,000 का बाइफर्केशन। कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो इशू की एंट्री है। इशू की एंट्री में तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब रही बात रिडेम्पशन की, बेटा स्टार्ट हो जाओ 31 मार्च 19 को। बाबू गिन के 5 बातें थी, अगर आपने कल ध्यान से देखो। ठीक है ना, वही 5 बातों का डिस्कशन होगा और कुछ भी नहीं होना बेटा। अनलिस्टेड कंपनी डीआरआर क्रिएट करती है 10% ऑफ द फेस वैल्यू। जब तक आपको कहे ना आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तब तक आउट ऑफ कैपिटल ही एज्यूम करना है। आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो 100% क्रिएट करना है। ठीक है, तो डीआरआर क्रिएट करना है। पहला ऑप्शन होता है आपके पास जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में है नहीं है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्वेश्चन में है नहीं है। तो बेटा तीसरा ऑप्शन क्या है? सरप्लस इन एसपीएल, या पूरा ही लिख दूं सरप्लस इन एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। और बेटा फेस वैल्यू का 10%, 10,50,000 का क्रिएट करने में बैठ जाना। फेस वैल्यू डिबेंचर के सामने लिखी होती है। प्रॉफिट में से बना कैपिटल नहीं। जब क्या बात कर रही है यार,
डिवेंचर रिडीम करने के तीन ऑप्शन होते हैं, आउट ऑफ कैपिटल पैसे वापस कर दो, आउट ऑफ प्रॉफिट पैसे वापस कर दो, आउट ऑफ प्रॉफिट या कैपिटल कर दो। क्वेश्चन कुछ ना बताए तो हम मानते हैं आउट ऑफ कैपिटल वापस करेंगे, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट का 10% रिजर्व क्रिएट कर रहे हो बस, ठीक है ना। देख बेटा, क्योंकि मैं आउट ऑफ कैपिटल करने जा रहा हूं, सबको पता है मैं कैपिटल इशू करूंगा तो ट्रांसफर करूंगा, तभी तो आपके ऊपर जरा से लिमिट लगाई कि मैं प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि आपके पास तो 10 लाख रुपए की कैपिटल आएगी, वहां से आप रिडीम करोगे। अगर मेरे पास प्रॉफिट होता तो तब मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या, पूरे 100% बना, क्योंकि आपके पास तो प्रॉफिट पड़ा, आपने तो यही प्रॉफिट देना है ना आगे। तो बेटा 10 ही तो परसेंट बना रहे हैं, ये तो मेरे को क्लियर है कि मेरे को कैपिटल इशू करके पैसे वापस करने हैं, तभी तो सिर्फ 10% लिमिट है। अगर प्रॉफिट से ही वापस कर रहा होता फिर तो पूरे 100% ना बनाता कि मेरे पास प्रॉफिट पड़ा है, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, तभी तो ये लिमिट है कि सिर्फ 10% बना दो, ठीक है ना। चलो जी, तो बेटा डीआरआर क्रिएट कर लिया, 30th अप्रैल 2019 आप डीआरआई में इन्वेस्टमेंट करोगे, व्हिच इज 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। तो बेटा एंट्री क्या होगी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इट इज अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, मशीनरी खरीदते हैं मशीनरी टू बैंक, लैंड खरीदते हैं लैंड टू बैंक, इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बाबू 15% 1.5 लाख बैठेगा 10 लाख का। लो जी बाबू, आज आ गई रिडेम्पशन की ड्यू डेट 31 मार्च 2020। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचो, बैंक अकाउंट डेबिट तो डीआरआई। बाबू क्या इसमें कुछ इंटरेस्ट की बात हुई है, नहीं हुई, हो सकता था इंटरेस्ट की बात होए और आगे आने वाले क्वेश्चन में पक्का होगी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई तो इंटरेस्ट अर्न अकाउंट। 31 मार्च 2020 बेटा डिवेंचर के पैसे वापस हो जाएंगे, डिवेंचर कैंसिल हो जाए, खत्म करें इस लायबिलिटी को। बेटा लायबिलिटी कोई भी हो जब खत्म होती है बेटा डेबिट हो जाती है। 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्या प्रीमियम है रिडेम्पशन पर, नहीं है, अगर होता तो बेटा ये भी डेबिट हो जाता। 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितने रुपए बेटा देने हैं वापस, आपने 10 लाख रुपए वापस कर रहे हैं, ठीक है जी। बेटा नेक्स्ट एंट्री 31/1/20 को ही डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो जी, आपने 10 लाख रुपए पहले ड्यू करे और बेटा अब वापस भी कर दिए, और बेटा अब वापसी कर लो बेटा अपना डीआरआर ट्रांसफर जनरल रिजर्व। बेटा बनाया कहीं से भी हो आपने, डीआरआर ट्रांसफर जनरल रिजर्व नहीं होगा, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। पैसे आएंगे बेटा 1 लाख, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। ऑल्दो करेंटली मेहनत कर लिए सीखने की, मुझे लगता कोई दिक्कत आने की वाली है आपको सीख, ठीक है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख भी लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपने करना है पहला ट्रांसफर, ठीक है। ये नंबर लाइन बना करो, ट्राई फटाफट से। चलो जी रीड करो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं कर देता हूं। कहता है ट्यूलिप लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी इशूड ₹4 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 4 लाख रुपए के डिवेंचर 100 रुपए का है, यानी कि 4000 डिवेंचर है बेटा 100 रुपए वाले 9% वाले। कहता है 1 अप्रैल को आपने इशू करे एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है जी। Assume that the required investment was made in 10% government securities on April 30th of the financial year in which redemption is due. Debentures were redeemed on a due date. Pass the necessary journal entry at the time of issue and the redemption. ठीक है जी। लो पहले बेटा नंबर 9 सब सामने देखना बेटा। 1 अप्रैल 2016 में इस क्वेश्चन में एक दो बात ऐसी बता दूंगा बेटा जो आगे हेल्प करेगी आपको। 1 अप्रैल 2016 को बेटा इशू की एंट्रीज है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ प्रीमियम और रिडेम्पशन भी है, ठीक है ना। तो बेटा जो लॉस अराइज होगा
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पर वो मैं बेटा ट्रांसफर कर दूंगा एसपीएल में 31 मार्च 17 को। ठीक है, यहां 2 एंट्री, यहां 1 एंट्री। ठीक है, फिर 31 मार्च 19 को बेटा मुझे क्रिएट करना है डीआरआर और 30 अप्रैल 19 को क्रिएट करना है डीआरआई। ठीक है, 31 मार्च 2020 को बेटा डीआरआई बिकेगा, पहले इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो 10% डिनोट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ब्याज आने वाला है 10%। ठीक है जी, 2 एंट्री होंगी, डिवेंचर होल्डर को ड्यू करना और पे करना, फिर बेटा डीआरआर को ट्रांसफर करना, एज वेल एज इंटरेस्ट जो मैंने कमाया बेटा इन्वेस्टमेंट पे वो भी एसपीएल में ट्रांसफर होगा इसी डेट। तो बहुत सारी एंट्रियां बैठेंगी बेटा यहाँ। ठीक है जी बाबू, 1 अप्रैल 16 आपने एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट, डेबिट और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 4 लाख रुपए के डिवेंचर है, 6% प्रीमियम है ऑन इशू, तो बेटा 4,24,000। चार लाख फेस वैल्यू है, एसपीआर 24,000 है बेटा, 4,24,000 रुपए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, हाथों हाथ रिडेम्पशन का प्रीमियम डालो 10%, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 10%, 4 लाख का 10% 40,000 रुपए कर दिया। ये 9% कर लेना यार, हर जगह पे गड़बड़ हुई होगी अब तो। लो ये 9% रेट दिया हुआ। ठीक है जी बाबू, अब यहां पर देख लो नंबर लाइन में 31 मार्च 17 को मुझे ये राइट ऑफ करना है लॉस, और लॉस राइट ऑफ करने का पिछले चैप्टर में सीक्वेंस पढ़ा है। पहले एसपीआर, देन कैपिटल रिजर्व, देन एसपीएल। मेरे पास एसपीआर है 24,000 का, 24,000 से 40 को राइट ऑफ होने से रहे, तो क्या कैपिटल रिजर्व है इस क्वेश्चन में? नहीं, तो बेटा बाकी 16,000 कहां से आएगा? एसपीएल से। तो एसपीआर अकाउंट डेबिट 24,000, एसपीएल अकाउंट डेबिट 16,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ₹40,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आ जाओ बेटा, यहां पर आ गए हो आप। मुझे बेटा डीआरआर क्रिएट करना है 10%। बेटा डीआरआर के लिए जनरल रिजर्व है? नहीं है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है? नहीं है। तो बेटा लास्ट ऑप्शन क्या है? सरप्लस इन एसपीएल। बेटा क्रिएट होगा 10% फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो बेटा कितना क्रिएट करना है? 40,000। लो प्यारे बच्चों, 40,000 क्रिएट हो गया, 31 मार्च 19 को क्रिएट होना है, हो गया। डीआरआई बेटा 30 अप्रैल को ही करनी है बेटा, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड में किया है, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप डीआरआई लिखेंगे, चाहे आपको कह दें कि बैंक एफडी नहीं करी आपने इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी बेटा, इसका फेस वैल्यू का 15% यानी कि 60,000 रुपए, तो बेटा मैंने 60,000 रुपए की ये इन्वेस्टमेंट भी कर दी। ठीक है जी, अब इन्वेस्टमेंट बिकेगी पहले 31 मार्च 20 को, और जब इन्वेस्टमेंट बिकेगी तो बेटा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी आया हुआ है। 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बिकी, 60,000 का 10% 11 महीनों का इंटरेस्ट 5500 रुपए बेटा 65500। कोई दिक्कत तो नहीं? ये 60,000 कैसा है? 15%। डीआरआई का रेट क्या होता है? फेस वैल्यू का 15%। ये रहा फेस वैल्यू का 15%। 15% डीआरआई क्रिएट करी, डीआरआई बेचे, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है जी, बढ़ो आगे बेटा। बाबू डिवेंचर रिडीम करने हैं, लेकिन काम की बात, मैंने खाली डिवेंचर की लायबिलिटी है मेरे ऊपर 4 लाख रुपए, मैंने पहले ही बोला था कि मैं प्रीमियम पे रिडीम करूंगा, 40,000 प्रीमियम भी दूंगा, तो बेटा ये लायबिलिटी भी खत्म करनी है मुझे। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख आपको देने हैं, 40,000 रुपए प्रीमियम देना है मुझे, टोटल डिवेंचर होल्डर को 4,40,000 देने। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर होल्डर तो बैंक 4,40,000 और डीआरआर बेटा दोबारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 40,000 रुपए, और 31 मार्च को लास्ट एंट्री एक और कर दोगे आप बेटा, ये जो इंटरेस्ट आपने कमाया है एसपीएल में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है जी, एक बात बोलना चाहूंगा, अभी आराम से सुन लेना है बात को। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट टू
एसपीएल अकाउंट 55 है। बाबू एक बात सुन लेना, जरूरी नहीं होगा हर बार बेटा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह की होगी जहां से सिर्फ ब्याज है। कई बार क्वेश्चन कहेगा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पर बिक गई, तो कुछ अलग हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा। बस यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बाद में बेटा ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां चला जाएगा बेटा, एसपीएल में चला जाएगा। तो कुछ अनोखी बात तो नहीं है। अच्छा मैं कहूं ये इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए मैंने ब्रोकरेज भी दी, तो बैंक के साथ अलग। देखो बेटा दो तरीके से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। मान लो मैं कहूं ये 55 सोनी है ना, 6000 का प्रॉफिट है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट 60,000 की करी ना, इस पे 6000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये 6000 में प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने 500 रुपए ब्रोकरेज। तो एक तो तरीका है आप ऐसे ही करो, यहां बढ़ा रहा मैं बेटा 10% तो भूल जाओ 2 मिनट के लिए, मैं अभी बता निकाल दूंगा, इंटरेस्ट ही तो निकालना है। ये देखा तो पहले इंटरेस्ट निकाल, उसमें लिखा है 10% इन्वेस्ट किया है 11 मंथ्स के लिए। किसमें? वो सोचिए 12 मंथ्स के लिए निकाला। नहीं नहीं that required investment was made in 10% government security. 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इसका मतलब ये है कि फेस वैल्यू का 10% इन्वेस्ट करा। वो कह रहा है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है। 10% इज ओनली द इंटरेस्ट रेट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर मैं कहूं 6% बैंक एफडी में इन्वेस्टमेंट करी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है इसका 6% इन्वेस्टमेंट करी है। ये बता रहा है बैंक एफडी की ब्याज 6% है। लो जी बेटा, अगर मैं कह दूं कि बेटा ये डीआरआई 60,000 रुपए की मैंने प्रॉफिट पर बेच दी, ये प्रॉफिट तो कमाया मैंने 6,000, लेकिन 500 रुपए ब्रोकरेज चली। अब दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो तरीका ऐसे ही कर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5500 ही दिखा दो नेट ऑफ करके ब्रोकरेज। एक तरीका है आप ऐसे दिखा दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां दिखाओ 6,000 या 60,000 या 66,000, और अभी एंट्री करो ब्रोकरेज टू बैंक कि मैंने सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो ब्रोकरेज मेरे लिए खर्चा और मेरी जेब से गए 500 रुपए, तो मैंने एंट्री कर दी ब्रोकरेज टू बैंक। लेकिन ध्यान रखना उस केस में प्रॉफिट और ब्रोकरेज दोनों एसपीएल में ट्रांसफर होंगे, मतलब कुल मिला के एसपीएल में जाएगा तो नेट में 5500 रुपए का फायदा, 6,000 का फायदा रहेगा, 500 का खर्चा जाएगा। तो दो तरीके से कर सकते हो, चाहे नेट ऑफ करके कर लेना, चाहे बेटा दोनों अलग अलग एंट्री पास करके, ठीक है ना। मतलब बदलेगा कुछ नहीं, एंट्री का सीक्वेंस यही है, एक आध एंट्री बढ़ा ले भाई, और क्या कर सकता है क्वेश्चन इससे ज्यादा आपके साथ, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 रीड मैं करूंगा, करेंगे आप ही बाबू। रिडेम्पशन के क्वेश्चन में ना फॉर्म में बड़े ध्यान से पढ़ना, बस ये ध्यान रखना ना बात। एसबीआई कौन है? बैंक। बैंक को एग्जेम्पशन है डीआरआर से भी और डीआरआई से, ठीक है ना। जिनके पास खजाने भरे पड़े हैं उनको आप ये बताओगे कि खजाना अलग रख के डीआरआर में डाल दे, खजाना अलग रख के डीआरआई में इन्वेस्टमेंट कर दे। सब बैंकों को तो नहीं बता सकते ना, उनके पास तो खजाने भरे पड़े हैं, तो बैंक के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डीआरआर क्रिएट करना या डीआरआई में इन्वेस्टमेंट करना। तो कहते हैं एसबीआई ने इशू करे 20,000 6% डिवेंचर ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8% ऑफ 30th जून 2010। तो बेटा दो एंट्री इशू की होंगी 30 जून को, और कहता है 30 जून को रिडेम्पशन हो गई। लो जी बेटा 30 जून 2020 को रिडेम्पशन हो गई। जब रिडेम्पशन होगी पता है क्या एंट्री होगी? बस ये दो, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ना उसमें डीआरआर क्रिएट करना, ना डीआरआई क्रिएट करनी, ना डीआरआई दिखेगी, ये दोनों एंट्री होगी, ये कोई एंट्री कुछ नहीं होती, ठीक है ना। यानी कि दो एंट्री इशू की, दो रिडेम्पशन की, खत्म हो गया क्वेश्चन। करके दिखाओ फटाफट से। इलस्ट्रेशन 3 जल्दी लो बेटा, बात कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। कहता है बेटा ऑन 1st of April 15 गोदरेज लिमिटेड व्हिच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी कभी डीआरआर क्रिएट नहीं करती, ठीक है, लेकिन डीआरआई क्रिएट ये भी करते हैं 15%। कहते हैं इशूड 20% 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर। बेटा इशू पे भी डिस्काउंट है और रिडेम्पशन पे भी प्रीमियम है, दोनों लॉस है, और दोनों लॉस बाद में राइट ऑफ जरूर होंगे, ठीक है ना।
पढ़ते चलो जी। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, डिबेंचर आर रिडीम्ड ऑन अ ड्यू डेट, और आपको जर्नल एंट्री करनी है। लो जी बेटा 1 अप्रैल 15, सब एक तरफ देखना, 1 अप्रैल 15 को इशू हुआ, इशू ऑन डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडक्शन भी है। तो बेटा यहां पर 2 एंट्री तो करोगे, यहां जो लॉस आएगा बेटा वो 31 मार्च 16 को राइट ऑफ भी करोगे, यानी कि 2 एंट्री होगी, 1 एंट्री होगी, 3 एंट्री होगी। ठीक है जी बाबू, 5 साल बाद रिडम्पशन हुई है 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 31 मार्च 20 को रिडम्पशन बैठती है, तो 31 मार्च 19 की यहां पर कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि बेटा लिस्टेड कंपनियां कभी डीआरआर क्रिएट नहीं किया करती। लेकिन बेटा 30 अप्रैल 19 ये एंट्री जरूर होगी डीआरआई वाली, तो बेटा ये डीआरआई क्रिएट करेंगी, यानी कि 3 एंट्रियां होने के बाद ये एंट्री नहीं होगी, डीआरआई क्रिएट ये भी करेंगी बाबू, डीआरआई बिकेगी भी, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए डिबेंचर होल्डर को ड्यू भी करेंगे, पे भी करेंगे। जब डीआरआर क्रिएट ही नहीं किया था तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर क्यों होगा, और अगर कोई इंटरेस्ट कमाया तो बेटा वो एसपीएल में डाल देंगे, वैसे इस क्वेश्चन में है नहीं, तो बेटा ये भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, डीआरआर को हटा दो, बाकी सब ऐसे फटाफट से स्टार्ट हो जाओ, करना अपनी। वाला सारा हेलो चलो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है अल्फा लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, यानी कि बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन। अनलिस्टेड आते ही बेटा 10% डीआरआर समझ में आ जाता है, 15% डीआरआई समझ में आ जाता है। कहता है बेटा उसने 10,000, 8% डिवेंचर, 100 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 18। इस बार इशू की कोई बात नहीं है, आपको बोला गया 10,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले, यानी कि 10 लाख रुपए की रिडम्पशन होनी है 31 मार्च 18 को, यानी कि 31 मार्च 17 को डीआरआर क्रिएट होना है, ऐसा ही है ना। कहता है डीआरआर हैज अ बैलेंस ऑफ 40,000 ऑन 31 मार्च 2017। डीआरआर में पहले से ही बैलेंस पड़ा है 40,000 का बाबू, 10 लाख रुपए के डिवेंचर रिडीम होने हैं, 10% डीआरआर बनना है, 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख, 1 लाख में से 40 पहले से ही पड़ा है, तो डीआरआर हम कितना बनाओ 60 का ही बनाना। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। कहता है आपने इन्वेस्टमेंट करी है डीआरआई में, इन्वेस्टमेंट बिकी कितने की है, इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट, इट इज नॉट अ इंटरेस्ट, it is profit on sale of investment were realized at 104% less 0.5% brokerage। आगे वही बात जो मैंने कहा था, ठीक है ना बात ओके। लेकिन बेटा आधे परसेंट कर रहे हो बहुत बड़ा है, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, एक बार आप ट्राई करो, मुझे नहीं पता कैसे कैलकुलेशन करोगे, करके दिखा दो। क्वेश्चन पता है ना कहां से शुरू हो रहा है, ये 3 एंट्रियां नहीं होनी, यहां से लेकर यहां तक का सारा क्वेश्चन है। डीआरआर क्रिएट होना है लेकिन बेटा 60,000 रुपए, क्योंकि 40,000 पहले से पड़ा। ठीक है, चलो करके दिखा दो बस फटाफट। बेटा बताऊं ब्रोकरेज वाला पॉइंट कि कैसे आई ब्रोकरेज, 1 मिनट के लिए सामने देखना बाबू। शायद इसमें इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए की हुई है, 1.5 लाख की मैंने डीआरआई बनाई थी। कहता है ये रियलाइज्ड हुई 104% पर, ठीक है। तो बेटा रियलाइज्ड हुई यानी कि सेल वैल्यू है 104%, परसेंट मतलब अपॉन 100, लो जी निकल जाएगा 1,56,000। तो बेटा अगर मैंने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी और बेटा 1,56,000 की रियलाइज हुई, यानी कि 6,000 का प्रॉफिट है, सेल करके प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 6,000 है, लेकिन बेटा ये कहता है लेस कर दो 0.5% ब्रोकरेज। अब देखो बेटा यहां पर ना एक बड़ा क्रिटिकल मुद्दा आता है, बच्चा 0.5% कैलकुलेट करता है 6,000, है ना, मुझे पता है ऑलरेडी प्रॉब्लम बच्चे के दिमाग में रहता है, अच्छा इसी का 6,000 का कैलकुलेट करो 0.5%। लेकिन आप एक बात सोचिए, ठीक है, एक बात सोचने को कहता हूं, यहां से हटाता हूं एग्जांपल, कहीं और लेके जाता हूं, और बेटा हां सोच के बता रहे तो आप यहां बहुत अच्छा सोच पाओगे। बेटा मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, और बेटा प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दी 1%,
यानी कि कितने की? 1 लाख रुपए, यानी कि 1 करोड़ 1 लाख की मुझे प्रॉपर्टी पड़ गई। ठीक है, मैंने बेटा प्रॉपर्टी बेच दी 1.5 करोड़ की और बेचते टाइम भी कमीशन दी 1%। कितना? 1.5 लाख। अच्छा, अब क्यों इतना सही बोल रहे हो? जब आप आपने कमीशन निकाली, किसका निकाली? सेल वैल्यू का निकाली या प्रॉफिट का निकाली? तो आप खुद सोचो, ब्रोकरेज किसका दी जाएगी? आधा %, 6,000 का सेल वैल्यू का दी जाएगी ना। कोई भी ब्रोकर आपकी इन्वेस्टमेंट बिकवाएगा, वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ही हो, तो वो ब्रोकरेज किसकी देगा? सेल वैल्यू की लेगा बेटा, कभी भी नहीं लेगा प्रॉफिट की। और आपके प्रॉफिट का आधा % बैठा ही क्या सर? ब्रोकरेज प्रॉपर्टी डीलर भी 1% लेते हैं ऑफ द सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू। खरीदवा रहे हैं तो परचेज प्राइस का और बिकवा रहे हैं तो सेल प्राइस का या प्रॉफिट्स का। उन्हें क्या मतलब आपने कमाया कि नहीं कमाया? अगर आपकी वो चीज 1 करोड़ की 1 करोड़ में बिकवा दे तो आप तो कह दो मेहनत तो कुछ प्रॉफिट है ना, मैं तो देता ही नहीं कुछ, तेरी मेहनत ही नहीं है कुछ, ऐसे थोड़ी कह दोगे। तो सेल वैल्यू का ही दोगे ना। तो बेटा 1,56,000 का आधा % देना। ठीक है, अब दिखाने के तरीके वही दो सकते हैं जैसे मैंने बताया, जैसे ठीक लगता है वैसे दिखा। बाबू क्वेश्चन नंबर 2, बस ये एक होमवर्क दे रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 2 करके ना, ठीक है जी। अभी रजिस्ट्रेशन जिसके जिसके 5 हो जाए वही घर जा रहा है बेटा, वरना बैठो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।